वर्तमान में एनडीए की सरकार है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अभी वर्तमान में हम जो हालात देखें मुजफ्फरपुर जब हम लोग घूम रहे थे अपने सीरीज में, तो मुजफ्फरपुर पूरा झील बन चुका था। मोती झील एक है, नाम हम लोग सुने। मोती झील में झील नहीं है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी जगहों पे हम लोग झील देखे, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में। तो ये जो स्थिति है स्मार्ट सिटी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पुलिस का पहले क्या होता था, अपराध होता था तो सत्ता का संरक्षण होता था। किसी को किडनैप करके किसी राजनेता के घर में रख लिया जाता था, वहाँ से उसका अपहरण की जो राशि ली जाती थी उस पर तोल मोल किया जाता था। सीएम हाउस तक के लिए आप देखते थे कि ले जाया जाता था, कितने डॉक्टरों को ले जाया जाता था। राजनेता उस समय कहते थे अच्छा चलिए ये भी अपना आदमी है, जरा बैठ के सलट लीजिए। लेकिन हमारे जो अभी माननीय विधायक हैं वो बेचारे बीमार चल रहे हैं और साथ साथ शहर को भी बीमार बना दिए हैं। इसलिए क्षेत्र में घूम रहे हैं, बीजेपी से आप दावेदारी कर रहे हैं, एनडीए की दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस मुजफ्फरपुर विधानसभा से आप कैंडिडेट होंगे? देखिए, कैंडिडेट मेरी चाहत है, जी। हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। ये पार्टी तय करेगा कि पार्टी मुझे चुनाव लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा। हाँ, कई और दावेदार हैं, सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं। अभी इलेक्शन हाल फिलहाल मतलब लगभग 3 महीने के आसपास है समय, और इतने कम समय में मतलब कई लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्षेत्र को आप कितना समझे हैं और लोगों के मुकाबले? देखिए, दावेदारी होना बुरी बात नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनका क्या होता है, राजनीति करने का लास्ट उनका होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, विधायक बनूं, सांसद बनूं। किसी का होता है कि मैं पार्टी में बड़े प्रदेश में जाऊं, राष्ट्रीय स्तर पर जाऊं। तो ये कहीं से गलत बात नहीं है कि 10 लोग 5 लोग दावेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल दावेदारी करनी चाहिए, सारे लोगों को दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन ये फिर पार्टी तय करती है कि हमें कौन सक्षम है, किसको लड़ाना है। तो मैंने भी अपनी दावेदारी की है और लोग भी दावेदारी करते हैं। और जहाँ तक आपने पूछा कि कितने आप समझते हैं, तो मैं आपको एक बता दूं, मैं मुजफ्फरपुर की ही मिट्टी में पैदा हुआ हूँ और मुजफ्फरपुर की एक एक समस्या को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। जानता ही नहीं हूँ, यहाँ की समस्याओं को मैं भी झेलता हूँ। जैसे यहाँ की जनता झेलती होगी उसी तरह से मैं भी समस्याओं को झेलता हूं। तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं हैं वो मेरे संज्ञान में है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं चुनाव लड़ता हूं, चुनाव जीतता हूं, तो इन सारी समस्याओं को कैसे जड़ से दूर किया जाए, मैं इस पर प्रयास करूंगा और दूर करके दिखाऊंगा। समस्याओं की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आप भी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी में आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहा जाता है। अभी वर्तमान में हम जो हालात देखें मुजफ्फरपुर जब हम लोग घूम रहे थे अपने सीरीज में, तो मुजफ्फरपुर पूरा झील बन चुका था। मोती झील एक है, नाम हम लोग सुने। मोती झील में झील नहीं है, लेकिन जो मुजफ्फरपुर में काफ़ी जगहों पे हम लोग झील देखे, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में। तो ये जो स्थिति है स्मार्ट सिटी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, आपने कहा मोती झील है लेकिन झील नहीं है, तो ऐसे ही चर्च गेट है लेकिन चर्च नहीं है। इसलिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो नामकरण किसी भी रूप में। लेकिन अभी बारिश के दिन में झील हम लोग देख लिए मुजफ्फरपुर में। नहीं, देखिए, ये स्मार्ट सिटी जो भाजपा ये चयनित हुआ था, मुजफ्फरपुर जो स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित हुआ था, ये एनडीए के शासनकाल में ही चयनित हुआ था। उस समय हमारे नगर विकास मंत्री, हमारे यहाँ के विधायक माननीय सुरेश शर्मा जी थे। उसके बाद उन्होंने फंड वगैरह सब ला करके काम को कार्यान्वित करने का उन्होंने प्रारंभ कराया। फिर 2020 के चुनाव में किसी परिस्थिति में यहाँ से हमारे विपक्षी जीत गए। तो जीत गए, उसके बाद क्या है कि स्मार्ट सिटी का जो काम करना चाहिए वो स्मार्ट सिटी उस गति से काम नहीं कर सकी। निश्चित तौर पर देखिए, मैं सत्ता में हूँ, लेकिन जहाँ खामी होगी वहाँ बताना भी मेरा काम है।
स्मार्ट सिटी को जिस ढंग से काम करना चाहिए, स्मार्ट सिटी ने उस तरह से काम नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक सूरत बनाने के साथ साथ सूरत बिगाड़ने का भी काम यहाँ की स्मार्ट सिटी की एजेंसियों ने किया है। यहाँ के स्थानीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व बनता था कि वो इस पर अंकुश लगाएं और इसको ठीक करवाएं। लेकिन हमारे जो अभी माननीय विधायक हैं, वो बेचारे बीमार चल रहे हैं और साथ साथ शहर को भी बीमार बना दिए हैं। इसलिए अगर युवा शक्ति को मौका मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर ठीक कराने का काम करूंगा। बहुत बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर देश में स्मार्ट सिटी रूप में चयनित हुआ था। इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है। मौका आने दीजिए, इसको बिल्कुल संवार करके आपको दिखाएंगे। अभी आपने जो चर्चा की गोरखपुर की स्मार्ट सिटी की, गोरखपुर से अच्छा बना करके मुजफ्फरपुर को दिखाया जाएगा। आप काम करने की जहाँ तक बात कर रहे हैं, अभी अगर आप देखा जाए तो देश में आपकी सरकार है और स्टेट में भी आप ही की सरकार है, इंडिया की सरकार है। और जहाँ तक बात होती है 90 की जंगल राज की बात होती है कि 90 में जंगल राज था, अभी मंगल राज की बात हो रही है। लेकिन मुजफ्फरपुर की अगर हम लोग बात करें तो आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि रेप जैसी घटनाएं सामने आ रही है, हत्याएं हो रही है, लोग सुरक्षित नहीं हैं, सड़कों पे हत्या हो जा रही है। तो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की सिर्फ बात कर रहे हैं, बिहार की नहीं बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रकरण हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अभी आपने जो कहा 2090 से लेकर के 1990 से लेकर के जो 2005 का इसका दशक था, जो आरजेडी का शासनकाल था, तो हम लोग उसको जंगल राज क्यों कहते हैं? उस समय संगठित अपराध होता था और सत्ता से संरक्षित अपराध होता था। देखिए, अपराध होता है, लेकिन क्या है कि आपको लाइन ऑफ एक्शन देखना है कि अगर कोई अपराध हुआ तो उस पर फिर पुलिस क्या एक्शन करती है, उसका रिजल्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। आप देखिए, बीतों दिनों मैं मानता हूं कि कुछ घटनाएं हुई, लेकिन उसके बाद की आप कार्रवाई देखिए, हर घटना का केस जो है उसको अंजाम तक पहुंचाया गया है। चाहे वो हत्या का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, किसी प्रकार का भी मामला हो, पुलिस ने उसको नतीजे तक पहुंचाने का काम किया है और दोषी को सज़ा भी मिला है। आज जो भी दोषी थे वो जेल के अंदर हैं या यहाँ से भाग के जा चुके हैं। तो इसको कहते हैं कि अपराध हो जाए उसके बाद पुलिस का, पहले क्या होता था, अपराध होता था तो सत्ता का संरक्षण होता था, किसी को किडनैप करके किसी राजनेता के घर में रख लिया जाता था, वहाँ से उसका अपहरण की जो राशि ली जाती थी उस पर तोल मोल किया जाता था। सीएम हाउस तक के लिए आप देखते थे कि ले जाया जाता था, कितने डॉक्टरों को ले जाया जाता था। राजनेता उस समय कहते थे अच्छा चलिए ये भी अपना आदमी है, जरा बैठ के सलट लीजिए। इस राजकाल में ये सब चीज़ों की तरह की तो कहीं से सुनने में या देखने में नहीं आई है। तो अभी संगठित अपराध नहीं होता है, छिटपुट अपराध हो जाता है, लेकिन शासन इस पर कार्रवाई करती है क्योंकि शासन जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों भी कहते हैं कि इस चीज़ों के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपराध के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया जाता है। राजद कह रहा है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, नीतीश कुमार डर गए हैं, योजनाओं पे योजना दे रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं। ये सब पहले क्यों नहीं किए, अभी क्यों उनको याद आ रहा है? डर गए हैं क्या इलेक्शन को एक चीज़ लेकर? आपको और बोलना भूल गया था, ये इलेक्शन आप बोले ना कि जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है अपराध क्यों बढ़ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तो ये देखने वाली बात है कि इलेक्शन आते आते अपराध बढ़ गया है। तो आप कहीं इस पर गौर करेंगे तो लगेगा कि कहीं किसी जगह से ये अपराध कराया तो नहीं जा रहा है। आप देखिए, अभी जो 2-4 अपराध हुए हैं उस पर जब कार्रवाई की गई, अपराधी पकड़ा गया, तो कहीं ना कहीं से पता चला कि वो लोग राजद से किसी न किसी माने से तरह से जुड़ा हुआ है। किस मामले में? आपको देखिए यहाँ ही जो आपको मैं बताता हूँ, अभी मुजफ्फरपुर में ही एक हुई थी, यहाँ पर कांटी में एक घटना हुई थी, उसमें वहाँ के विधायक का ही नाम आया। कांटी में एक घटना हुई थी, अभी पटना में भी एक घटना हुई, उसमें जो अपराधी पकड़ा गया वो राजद से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से आप चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सरकार को बदनाम करने के लिए भी अपराध कराए जाते हैं।
अपराध कराए जाते हैं। और अब आपने कहा कि जो बिजली मुफ्त दिया गया, 400 को 1100 किया गया। देखिए, इस वक्तव्य से लगता है कि जो महागठबंधन के लोग हैं वो गरीब विरोधी हैं। ये गरीब के विरोध में या 400 को 1100 किया गया, तो क्या सरकार अपने पॉकेट में इस पैसे को ले जा रही है? आप जानते हैं कि आपको याद होगा कि राजीव गांधी बोले थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो व्यवस्था कर दी कि डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा अनुदान 1100 है तो 1100 रुपया आज उनके अकाउंट में जा रहा है। गरीबों के कल्याणार्थ अगर कोई काम किया गया है तो उसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। 100 यूनिट बिजली, 125 यूनिट, जो 125 यूनिट बिजली फ्री दी गई है वो जन कल्याणकारी योजना है। ये सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है, जन कल्याणार्थ सोचती है, इसलिए ये दिया गया है। इसको राजनीतिक रंग कभी नहीं देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कोरोना काल से गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, इस कोई चुनाव को लेकर के, आज से तो नहीं, कोरोना काल से दिया जा रहा है। तो गरीबों के लिए जो ये सरकार प्रतिबद्ध है, चाहे केंद्र सरकार हो या बिहार की सरकार हो, गरीबों के कल्याणार्थ प्रतिबद्ध है। और अपने प्रतिबद्धता को पूरा करने में अगर कोई सरकार ये काम कर रही है तो इसको गलत नहीं कहा जा सकता है। और विरोधियों का काम है, आप अच्छा भी करो तो विरोधी करते हैं। आप हमेशा देखते हैं, कोई भी आज बताइए कि सरकार के किसी काम को विरोधियों ने अप्रिसिएट किया है क्या? अच्छा बजट भी आएगा तो उनको तो काम है प्रेस में स्टेटमेंट देना है, तो विरोध में स्टेटमेंट देंगे। अरे 400 को अगर 1100 किया गया तो उसको तो स्वागत करना चाहिए। गरीबों के जो उस तरह के वृद्धा पेंशन लेने वाले, सामाजिक जो सुरक्षा कोषांग के लोग जो इस तरह के फ़ायदा उठाएंगे तो गरीबों का कल्याण हुआ है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये लोग विरोध में बोल रहे हैं। ये सरकार के, आप इसी से महागठबंधन के लोगों की मानसिकता को आप समझ सकते हैं। अच्छा, बहुत गंभीर आप नेता हैं और काफ़ी गंभीरता से बात भी कर रहे हैं। अगर बात किया जाए लालू यादव का, तो आप नेता के तौर पे, एक नेता के तौर पे लालू यादव को कैसे देखते हैं? देखिए, लालू जी निश्चित तौर पर एक अच्छे राजनेता थे, लेकिन सत्ता में आते उनका रंग बदल गया। उन्होंने समाज को बांटने का, समाज में अलगाववाद पैदा करने का, जो ये लोग आप कहते हैं ना, हम लोग कि लोहिया के, जयप्रकाश के शिष्य के रूप में लालू यादव राजनीति में आए थे, उनके राजनीतिक गुरु थे। लेकिन कभी लालू यादव लोहिया और जयप्रकाश के बताए गए सिद्धांतों पर चलने का काम नहीं किए। कैसे फूट डालना है, जो अंग्रेज़ का नीति था ना, फूट डालो शासन करो। अगर लालू यादव लोहिया और समाजवादी विचारधारा पर के लोग थे, अगर उस विचारधारा पर वो चलते तो मैं उनको कभी नहीं कहता कि वो हल्के राजनेता थे। लेकिन वो राजनीति में, सत्ता में बने रहने के लिए अपने आप को हल्का कर लिया। लालू यादव ने अपने आप को हल्का कर लिया। और रही बात उनके लड़कों की, तो ये लोग तो हवाई जहाज़ से लैंड किए हैं। नीचे के ज़मीन के परेशानियों को उन लोगों ने कभी झेला नहीं है। अगर झेले होते तो आज यहाँ होते ही नहीं। तो निश्चित तौर पर वो जैसा लोग जैसा देखता है वैसा बोलता है। तो सोने के कटोरा में चम्मच से खा करके जनता के दर्द को अगर वो समझे होते तो आज 400 के 1100 और मुफ्त बिजली पर विरोध में बयान नहीं देते।